Good morning, everyone. Today's my topic is international trade. Do you know about trade? ठीक है, प्रीवियस क्लासेस के अंदर हम इस टॉपिक के बारे में अच्छे से डिस्कस कर सके हैं कि जो हमारा ट्रेड होता है वो क्या होता है. द ट्रेड इज मीन्स वॉलेंट्री ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गुड्स सर्विसेज. इसका मतलब क्या है कि जब हम गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, बिटवीन टू पार्टीज, क्योंकि इसके लिए टू पार्टीज हमारी जो है रिक्वायरमेंट जो है रिक्वायर्ड होती हैं. वन पर्सन सेल करेगा, अनदर पर्सन उस चीज को परचेज करेगा. तो लगभग मान लीजिए कि जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड है, इट मीन्स द एक्सचेंज ऑफ गुड बिटवीन टू पार्टीज. वन पार्टी इज सेलिंग एंड अनदर पार्टी इज हमारी जो है वो उस चीज को बाय करती है. तो यहाँ पर हम इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में जो है आपको बताने वाले हैं कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है, इट मींस द ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज या मोर देन मैनेज कंट्रीज. हमारा जो ट्रेड होता है वो एक कंट्री से लेके अनदर कंट्री के साथ में. इट मींस क्या है, देखिए प्रीवियस क्लासेस के बारे में जो अंदर हम जो है ट्रेड्स के बारे में अच्छे से पढ़ के आए हैं कि जो हमारा ट्रेड है वो नेशनल लेवल पर होता है, स्टेट लेवल पर होता है और इंटरनेशनल लेवल पर होता है. तो इंटरनेशनल ट्रेड यहाँ पर आपका जो है टॉपिक है. तो इट मींस द ट्रेड मोर देन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अबाउट टू कंट्रीज. या मतलब लगभग मान लीजिए कि जो हमारी एक्सचेंज ऑफ गुड है, सर्विसेज है, अमोंग द कंट्रीज अक्रॉस द नेशनल बाउंड्रीज. यानी कि जब हम नेशनल बाउंड्री को क्रॉस करके जो है व्यापार करते हैं किन्हीं भी कंट्रीज के बीच में, तो वो हमारा जो है इंटरनेशनल ट्रेड जो है कहलाता है. इसके बाद अगर मैं बात करूंगा, देखिए हमारी जो अर्लीस्ट सोसाइटी रही है, इट मीन्स क्या है कि जो हमारी प्रीमेटिव सोसाइटी रही है, तो उस कंडीशन के अंदर जो है हमारा जो बार्टर सिस्टम था ये भी काफी फेमस रहा है. और इकोनॉमिक्स के बारे में जो जिन बच्चों के पास इकोनॉमिक्स है वो तो बार्टर सिस्टम को अच्छे से पढ़ के भी आए होंगे कि जो हमारा बार्टर सिस्टम है that is the directly exchange of goods it took place. it means क्या था कि देखिए जब कोई भी वस्तु के बदले में हम किसी वस्तु को लेते थे, इसका मतलब क्या है कि गुड्स का एक्सचेंज था ये हमारा, एक गुड्स के बदले में दूसरी गुड्स को लेना. तो ये हमारा जो है बार्टर सिस्टम कहलाया है. तो इट मीन्स यानी कि लगभग मानिए कि अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, एक प्लम्बर की बात करते हैं, तो हो सकता है कि प्लम्बर को पोर्ट्स की आवश्यकता हो या ग्रेन्स की आवश्यकता हो. तो प्लम्बर जो है अपनी सर्विसेज के बदले में हमारे से वेतन के बजाय या तो वो जो है ग्रेन्स वगैरह को कलेक्ट करेगा या फिर जो है पोर्ट्स है. तो इस तरह से जो हमारी एक्सचेंज ऑफ गुड्स हुई है, यही हमारा जो है बार्टर सिस्टम कहलाया है. यानी कि सिंपल वर्ड में यही है कि जब हम एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, तो ये भी हमारा जो है एक इंटरनेशनल ट्रेड का ही जो है पार्ट रहा है. या कोई भी ट्रेड हमारा जो है, तो इट मीन्स यह भी देखिए अगर हम एक रूरल बैकग्राउंड की तरफ जाते हैं तो एट प्रेजेंट के अंदर रूरल बैकग्राउंड में भी ये चीज हमने काफी देखने को मिली है कि देखिए जितनी भी हमारी वेजिटेबल वेंडरिंग है तो उनसे हम जो है अनाज के बदले में वेजिटेबल को लेते हैं. तो इस तरह से जो है, तो ये हमारा जो है रूरल एरिया के अंदर आज भी हमें कुछ देखने को जो है इसके बारे में मिला है. लेकिन एक पॉइंट आता है कि स्लेव ट्रेड, इस वर्ड के बारे में भी आप देखिए. पहली बात तो आप जानेंगे कि सैलरी जो होती है, क्योंकि हम जो है सैलरी वर्ड का मतलब क्या होता है. सैलरी मीन्स अगर हम बात करते हैं तो सैलेरियम वर्ड से इसको हमने लिया गया है. इट मीन्स क्या था कि जो साल्ट होता था हमारा, साल्ट के बदले में जो पेमेंट हमारी की जाती थी. और एंशिएंट अगर हम टाइम की बात करते हैं तो साल्ट जो है एक इम्पोर्टेंट हमारा जो है गुड्स होती थी और इसके बदले में जो हम पेमेंट इसको करते थे, तो वहां से हमारा जो है सैलरी वर्ड को लिया गया है. तो लगभग मान लीजिए कि जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड है, ठीक है ना, तो हम इसके हिस्ट्री के ऊपर नजर डालते हैं कि जो हमारी हिस्ट्री है ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड. एंशिएंट पीरियड से मैं बात करता हूँ, क्योंकि जब हिस्ट्री की बात आती है तो हम उसको जो है
एंशिएंट पीरियड से लेते हैं, तो एंशिएंट पीरियड के अंदर जितनी भी हमारी ट्रांसपोर्टिंग गुड्स है, एक लॉन्ग डिस्टेंस से, मतलब ये मान लीजिए कि आपने सिल्क रूट के बारे में सुना होगा कि जो हमारा कनेक्ट करता है यूरोपियन कंट्री को और एशियन कंट्री को। स्पेशली ये रूट आपका जो है ट्रेड के लिए, खासकर देखिए जो जितना भी आपका जो है ना सिल्क रूट उस समय सबसे ज्यादा होता था, और ये जो कनेक्ट हुआ था आपका जो है रोम टू चाइना कनेक्ट हुआ था, लगभग इसकी जो डिस्टेंस थी 6000 किलोमीटर जो है लंबी थी। तो उस समय जो है सिल्क का सबसे ज्यादा जो है व्यापार किया जाता था, जिसके बदले में जो है ना तो एक रोड के द्वारा जो है इसको कनेक्ट किया गया था, जिसको हम सिल्क रूट से जो है जानते हैं। यानी कि लगभग मान लीजिए कि इसमें आपका जो है चाइनीज सिल्क की का एग्जाम्पल दे रखा है, रोमन वूल्स है यहाँ पर, ठीक है, और भी बहुत सारे जो है प्रीशियस मेटल्स की बात करता है, या और अदर गुड्स जो थी इसमें जो आपका पार्ट है, मतलब जो है आपका पॉइंट ऑफ इंडिया से हम बात करते हैं, प्रशिया है और सेंट्रल एशिया को जो है ये कनेक्ट करता हुआ था। यानी कि देखिए अगर हम एंशिएंट पीरियड की बात करते हैं तो इंडिया जो है स्पैरो ऑफ गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता था? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल थे, और मोस्टली जितनी भी यूरोपियन कंट्री थी सबका टारगेट यही रहता था कि हम जो है इंडिया से ट्रेड करें, ठीक है। और सी रूट्स के बारे में आपने सभी जैसे हमने ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि किस तरह से जो हमारे सी रूट थे वो बेनिफिशियल थे, क्योंकि बेनिफिशियल क्यों थे वो? क्योंकि वो जो है कनेक्टेड थे हमारे जो यूरोपियन कंट्री से और एशियन कंट्री के बीच में। तो ये मान लीजिए कि पूरी तरह से जो जितना भी हमारा रोमन एम्पायर रहा है, लगभग कॉमर्स के मामले में यूरोपियन कंट्रीज की मैं बात करूंगा ना, तो पूरी तरह से ये जो है एक 12th सेंचुरी से और 13th सेंचुरी के बीच में काफी डेवलप हुआ था। और उस समय जो है ना लगभग मान लीजिए कि जितने भी आपके ओशियंस गोइंग वर्शिप ट्रेड्स बिटवीन द यूरोप एंड एशिया ग्रो मतलब काफी हुए थे। और उस समय जो है अमेरिका की भी डिस्कवर हुई थी और इंडिया को भी डिस्कवर किया गया था। हालांकि देखिए कोलंबस का जो टारगेट था, कोलंबस का टारगेट इंडिया को आइडेंटिफाई करना था कि मैं इंडिया की खोज करूं, बट वो जो है अपना रास्ता भटक गया था। रास्ता भटकने के कारण जो है उसने अमेरिका की खोज करी थी। इसी तरह से 1948 के अंदर वास्को डी गामा जिन्होंने भारत की खोज करी थी, और आशा अंतरिक्ष मार्ग से होते हुए वो जो है वो भी सी रूट के द्वारा जो है मैगलून को साथ में लेते हुए, क्योंकि ये इसके जो है नाविक थे, तो उन्होंने जो है इंडिया की खोज करी थी। सिर्फ टारगेट यही था कि इंडिया के साथ व्यापार किया जाए। तो जितनी भी यूरोपियन हमारी कंट्री यहाँ पर, तो लगभग मान लीजिए कि सबका टारगेट जो है इंडिया की तरफ। आप जो है हिस्ट्री के अंदर आप पढ़ा भी होगा कि जो सिकंदर है, हालांकि जो है ये पूरी तरह जो अलेक्जेंडर थे हमारे वर्ल्ड विजेता रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट में इंडिया में आके जो है वो पोर्स के राजा पोर्स के साथ में जब उसकी भिड़ंत हुई थी तो वहां पर हालांकि मारा भी गया था वो, तो उसका भी टारगेट जो है इंडिया के अंदर। तो इट मीन्स क्या है कि अगर हम बात करते हैं ना हिस्ट्री ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड, तो लगभग मान लीजिए कि काफी सारे जो है ना एक लॉन्ग डिस्टेंस को इसकी किस तरह से जो ट्रेड था, हालांकि कई बार जो है इसको रेस्ट्रिक्टेड भी किया गया था, तो लोकल मार्केट को भी आइडेंटिफाई किया गया। तो लगभग उस समय जो आपकी जो था ना मोस्टली जितने भी फूड थे या क्लोथ से, तो ये तो सबकी नेसेसरी चीजें थी, लेकिन जो ज्वेलरी वगैरह थी उसको केवल जो अमीर लोग थे वही खरीदते थे, या कॉस्टली जो ड्रेसेस थी। तो इट मीन्स क्या है कि जितनी भी हमारी लग्जरी आइटम थी उनका ट्रेड जो था वो केवल जो है रिच पीपल ही इस चीज का फायदा उठाते थे। बट जैसे सिल्क रूट की इन्वेंशन हुई, सिल्क रूट को बनाया गया, तो उसके बाद मतलब ये मान लीजिए कि पूरी तरह से जो हमारे फ्रेंडली रिलेशन से यूरोपियन कंट्री के साथ में और एशियन कंट्री के साथ में ये रूट ज्वाइंट हो गया था। इससे पे अगर हम बात करेंगे ना कि 15th सेंचुरी के अंदर, 15th सेंचुरी के अंदर आपका जो है ट्रेड जो आपका स्लेव ट्रेड के नाम से भी जो है प्रसिद्ध, क्योंकि उस समय क्या था कि जितने भी हमारे यहाँ पर पुअर पीजेंट्स थे, ठीक है, उनको भी जो है खासकर देखिए जितने भी अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर रहते थे, तो क्या था कि जितने भी बड़ी बड़ी जो प्लांटेशंस थी या जो बड़े बड़े बागान थे, तो उनके अंदर जो हमसे खेती करवाई जाती थी जबरदस्ती। इसमें क्या था कि जो लेबर्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता था, इस चीज को हम जो है स्लेव ट्रेड के नाम से भी जानते हैं। बट इसको जो है पूरी तरह से जो है बैन कर दिया गया था। हालांकि डेनमार्क के अंदर इसको जो है ना 1792 के अंदर ग्रेट ब्रिटेन को आपको जो है यहाँ पर दे रखे है कि
1807 के अंदर, और यूनाइटेड स्टेट के अंदर जो है ये 1808 के अंदर। तो इसको पूरी तरह से जो है बैन कर दिया गया था। इसके बाद आपकी जो है ना 19th सेंचुरी के अंदर जैसे ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की डिमांड हुई, जो आपका रॉ मटेरियल था लाइक एज ग्रेन्स है, मीट है, वुल्स है, तो ये भी हमारा जो है काफी एक्सपेंडेड हुआ था। तो ऐसे में जो जितनी भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स थी, एक मॉनेटरी वैल्यू हालांकि उनकी डिक्लाइन हुई थी, बट जो है इस चीज की तरफ बढ़ावा दिया जाने लगा था कि जो हमारी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आई थी। आपने मैनचेस्टर और लीड्स के बारे में भी सुना होगा कि मैनचेस्टर और लीड्स जो है इंग्लैंड के प्रसिद्ध जो है मेट्रोपॉलिटन सिटी रहे हैं, ठीक है। तो उनका जितना भी रॉ मटेरियल था, क्योंकि वहां पर जितनी भी इंडस्ट्री है वो सारी की सारी जो है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो तकरीबन ये मानिए कि इंडिया से उनका जो रॉ मटेरियल था हमारी जो कॉटन थी, ठीक है, तो ये जो है सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होती थी। और वहां से फिर जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स थी वो हालांकि इंडिया में ही आके जो है उस चीज को सेलिंग करते थे। तो इसका मतलब जैसे ही हमारी इंडस्ट्रियल जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा था, तो लगभग जितनी भी हमारी इंपोर्टेड थी प्राइमरी गुड्स या रॉ मटेरियल था, तो लगभग उसका जो है ना उसको एक्सपोर्टेड जो है वैल्यू गुड्स के रूप में जो है, मतलब ये मान लीजिए कि नॉन जितने भी आपके इंडस्ट्रियल एरिया थे, कि देखिए इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर तो क्या है कि उस चीज की मैन्युफैक्चरिंग हुई है, और जो नॉन इंडस्ट्रियल एरिया थे वहां पर भी उस चीज की डिमांड थी, तो वहां पर उस चीज को जो है सप्लाई किया जाने लगा था। लेकिन जैसे ही कहता है कि आप ऑफ द 19th सेंचुरी के अंदर, ठीक है, तो लगभग ये मान लीजिए कि काफी सारा जो है ना जो इंडस्ट्रियल थी नेशनल जो मतलब इंडस्ट्रियल एरिया था वो काफी जो है बढ़ गया था। लगभग ये मान लीजिए कि एक प्रिंसिपल कस्टमर के रूप में जो है मांग उस चीज की उभर कर सामने आने लगी थी। इट मीन्स क्या है कि जो हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ठीक है, तो मिड 19th सेंचुरी के अंदर जो है ये भी काफी डिमांड के अंदर आ चुकी थी। तो लगभग मान लीजिए हालांकि इस ड्यूरिंग जो आपका वर्ल्ड वार फर्स्ट और सेकंड हुए थे, तो उस समय हमारी जो है इकोनॉमिक काफी डाउन पोजीशन में भी चली गई थी। और देखिए जब आपकी 1929 के अंदर जो ग्रेट डिप्रेशन आई थी, तो उस समय जो है डिमांड काफी कम हो गई थी, लोगों के पास मतलब जो है उस चीज को परचेज करने का जो है साधन ही नहीं रहा था। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर काफी जो है ना एक बार ये चीज हमारे डाउन में चली गई थी। बट ये कहता है कि जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड है, ठीक है, 19th सेंचुरी के अंदर जो है काफी सक्सेस हुआ था। लेकिन इस चीज को कायम रखने के लिए तो आपका जो है ना एक ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है ना, जिसको हम जो है गेट के नाम से जानते हैं, जनरल एग्रीमेंट फॉर ट्रेड एंड टैरिफ, ये बनाई गई थी। हालांकि 1995 के अंदर जो है इसको WTO के अंदर भी जो है कन्वर्ट कर दिया गया था। यानी कि उसमें क्या लिया गया था कि जो आपका गेट है इसके अंदर जितनी भी कंट्रीज हैं सबके रूल रेगुलेशन जो है बना दिए गए थे कि जो आप मतलब इंटरनेशनल जो ट्रेड है ना एक दूसरे कंट्री के साथ करते हैं, तो उसमें मतलब कुछ शर्तें होती थी, और उन शर्तों के साथ में मतलब सभी देशों के साथ में जो है एक जैसी होती थी। तो अब ये कहता है कि वाई डज इंटरनेशनल ट्रेड एग्जिस्ट, कि जो आपका इंटरनेशनल ट्रेड है, ठीक है, तो किस तरह से जो है वो एग्जिस्ट, यानी कि लगभग मान लीजिए कि पूरी तरह से जो हमारी इकोनॉमिक है वर्ल्ड की डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के अंदर वो डिफरेंट डिफरेंट जो है अलग अलग पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि कुछ कंट्रीज के अंदर जो है स्पेशलाइजेशन होती है, कुछ के अंदर जो है डिविजन्स की जो प्रोडक्शन मतलब जो प्रोडक्शन ऑफ कम्युनिटीज है, मतलब ये मान लीजिए कि प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, यानी इट मींस क्या है कि कहीं पे तो हमारे को इजीली जो है लेबर की जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड हो जाती है, कहीं पर जो है किसी भी कंट्री के अंदर जो है स्पेशलाइजेशन होती है। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर लगभग मान लीजिए कि किसी जगह पे जो है रॉ मटेरियल अच्छा अवेलेबल होता है, तो ये सारी की सारी जब चीजें होती हैं, तो ऐसी कंडीशंस के अंदर जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड है लगभग मान लीजिए कि एक एडवांटेज के रूप में जो है कंपैरेटिव एडवांटेज के रूप में जो है उभर कर सामने आता है। कंपैरेटिव क्या जाता है? क्योंकि हम कंपैरिजन करने लगते हैं कि उस कंट्री के जो GDP है वो डैश है या अनदर कंट्री का इतना है, तो वो उसके पीछे कारण होते हैं कि वहां पर हो सकता है कि स्पेशलाइजेशन हो या इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा हो, या फिर उनके पास जो है इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो कैपिटल है वो ज्यादा होती है। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर जो है एक दूसरे के साथ में जो इकोनॉमिक है तो एक दूसरी कंट्रीज की वो कंपैरेटिव आ जाती है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो पूरी तरह से जो आपका मॉडर्न टाइम है, ठीक है, तो इससे
को जो है ट्रेड को जो है ना लगभग मान लीजिए कि मॉडर्न जो वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसी के अकॉर्डिंग जितनी भी हमारी फॉरेन पॉलिसीज है नेशन के अंडर में, तो सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि इंटरनेशनल ट्रेड के लिए आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है या कम्युनिकेशन है सिस्टम है ना, इसको पूरी तरह से जो है डेवलप करना है। तो इसके बाद ये मान लीजिए कि अगर ये किसी कंट्री के साथ में मतलब जैसे ट्रांसपोर्टेशन या जो कम्युनिकेशन डेवलप नहीं है, तो वो कंट्री आज भी जो हमारी अनडेवलप कंट्री के रूप में आई हुई है। तो इट मीन्स कहने का मेरा ये है कि जिस तरह से आपके पास ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा है, कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा है, तो ऐसे में जो हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर जो है, तो हमारी जो इंटरनेशनल ट्रेड है ये काफी जो है सक्सेस रहता है। अब हम कुछ बात करते हैं कि व्हाट आर द बेसिस ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड। देखिए बेसिस की अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर, तो हमारे जो बेसिस है, देखिए सबसे पहले जो कहता है कि डिफरेंसेस इन द नेशनल रिसोर्सेज, क्योंकि किसी भी नेशन के अंदर में लगभग जितने भी नेशनल रिसोर्सेज पाए जाते हैं, तो उनके अंदर भी डिफरेंस आ जाता है। अब किसी की तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, किसी की रिलीफ जो सोयल है या क्लाइमेटिक कंडीशन है वो अलग अलग पाई जाती है। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर जो है ये हमारा भी जो है, यानी कि जो नेशनल रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है उसी के अकॉर्डिंग जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड है वो अच्छा भी हो सकता है या उसके अंदर कमी भी आ सकती है। क्योंकि देखिए सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं ये जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के अंदर लगभग मान लीजिए कि जो मिनरल रिसोर्सेज हमारे पास है, मिनरल रिसोर्सेज किसके ऊपर डिपेंड होते हैं कि वहाँ की जो टोपोग्राफी है, लो लैंड एरिया है या एग्रीकल्चर पोटेंशियल है या जितना भी आपका माउंटेन अट्रैक्टिव टूरिस्ट पार्ट है जो किसको प्रमोट करता है, टूरिज्म को प्रमोट करता है। तो ये जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है यह हमारा जो है एक इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल जो है प्ले करता है। इसके बाद जो अनदर है आपका वो है मिनरल रिसोर्सेज, क्योंकि मिनरल मोस्टली किसी भी चीज का जो है रॉ मटेरियल होते हैं। तो लगभग मान लीजिए कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हमारे यहाँ पर इंडिया में भी है और अदर कंट्री के अंदर है। तो लगभग मान लीजिए कि जहाँ पर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स है, ऐसे इलाकों के अंदर हमारा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो काफी जो है डेवलप मिलेगा। अनदर जो आपका पॉइंट है वो है क्लाइमेट। देखिए क्लाइमेट के अंदर आपका जो है ना लगभग मान लीजिए कि किस तरह से आपकी फ्लोरा एंड फना है ना, किसी भी रीजन को जो है ना मतलब ये मान लीजिए कि ये सर्वाइव करती है चीजें। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर जो रेंज ऑफ मतलब वेरियस प्रोडक्टिविटीज है या प्रोडक्ट्स की मैं बात करूंगा, तो ऐसे में देखिए कुछ आपके कोल्ड रीजन होते हैं जहाँ पर एप्पल्स वगैरह होती हैं, रबड़ वगैरह होता है, कोकोआ है या जितने भी और भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह है। इसी तरह से और रीजन के अंदर अलग अलग की जो है वेजिटेशन होती है। तो ये चीजें भी हमारी जो है ना क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करती है कि जहाँ पर जैसी क्लाइमेट होगी उसी के अकॉर्डिंग जो आपका इंटरनेशनल जो ट्रेड है वो अलग अलग वे में मिलता है। इसके बाद जो पॉपुलेशन फैक्टर है, क्योंकि देखिए पॉपुलेशन फैक्टर इंपॉर्टेंट है हमारा यहाँ पर। पॉपुलेशन जहाँ पर ज्यादा मिलेगी, जहाँ पर बिग साइज पॉपुलेशन का मिलेगा या डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो ऐसी कंडीशंस के अंदर जो वॉल्यूम ऑफ गुड्स है, ठीक है, वो काफी उस चीज की डिमांड रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि वहां पर अब जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी तो किसी भी चीज की डिमांड भी उतनी ज्यादा ही होगी। तो इसमें देखिए सबसे पहले बात करेगा ये कि जो हमारा कल्चरल फैक्टर है, ठीक है, कल्चरल फैक्टर के अंदर जितनी भी आपकी आर्ट एंड क्राफ्ट है ये डेवलप होती है। तो अकॉर्डिंग टू कल्चर भी आपका ट्रेड जो है काफी इंपॉर्टेंट रहता है। देखिए चाइना प्रोडक्ट की बात करता है, क्योंकि एक ब्रॉडकास्टिंग के रूप में जो है चाइना के जितने प्रोडक्ट है वो काफी अच्छे जो है सक्सेस हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो कल्चर है, या कारपेट वगैरह की मैं बात करूंगा तो नॉर्थ जो ईरान है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका है, लेदर वर्क के लिए जाना जाता है। तो इस तरह से लगभग मान लीजिए कि कल्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है ये भी इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर जो है एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है कि जो वहां पर चीजें बनती हैं उनके कल्चर के अकॉर्डिंग उस चीज की वैसी डिमांड जो है रहती है, ठीक है। इसके बाद जो साइज ऑफ पॉपुलेशन है, मैंने भी बताया है कि साइज ऑफ पॉपुलेशन, क्योंकि जहाँ पर डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज होंगी तो वहां पर लार्ज वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड होगा। क्यों होगा? क्योंकि वहां पर उस चीज की जो है डिमांड ज्यादा रहती है। लोगों का जो स्टैंडर्ड लिविंग है वो भी मतलब अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड जो है बेटर हो पाता है, ठीक है। इसके बाद स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करता है ये। स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर क्या कहता है ये कि आपको जो है ना डिफरेंट डिफरेंट स्टेज जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर मतलब हर कंट्री के अलग अलग मिलेंगे आपको। क्यों मिलेंगे? क्योंकि वहां पर मतलब मान लीजिए
कि काफी सारी जो आइटम ऐसी होती हैं जो एग्रीकल्चर इंपोर्टेड कंट्री होती है, कुछ एग्रो बेस्ड, मतलब जो है उस चीज की, मतलब ये मान लीजिए कि पूरी तरह से जो आपकी स्टेज ऑफ इकोनॉमिक है कि वहां पर आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज कैसे हैं, उन्हीं के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। मान लीजिए कुछ कंट्रीज के अंदर जो एग्रीकल्चर अच्छी होती है तो वहां पर मोस्टली आपको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री डेवलप मिलेंगे। कहीं पे मिनरल्स हमारे पास जाते हैं तो वहां पर आपको, जैसे मैं अपने छोटा नागपुर प्लेटो की बात करता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास आयरन और के रिच डिपोजिट पाए जाते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर देखिए हमारी जो इंडस्ट्री है वो आयरन और से ही रिलेटेड इंडस्ट्री जो है एब्लिश हुई है। इसके बाद बात करता है ये कि जो आपका एक्सटेंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, कि आपके पास कितनी पूंजी है लगाने के लिए। तो सबसे बड़ी बात तो यही आती है कि जब हम किसी भी इन्वेस्ट जो फॉरेन ट्रेड को जो करते हैं तो सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट उस चीज के ऊपर कितना कर रहे हैं। अब देखिए वहां पर उसका मतलब देखिए जो आपकी बिल्डिंग मटेरियल भी इसके अंदर काउंट होता है, इंजीनियरिंग गुड्स भी काउंट होती है, लेबर है, लंबरिंग है या प्लांटेशन वगैरह है, तो ये सारी चीजें हमारी जो है काउंट होती है। इट मीन्स क्या है कि जो आपका एक्सटेंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, हम कितना उस चीज को इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो तभी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा जो है वो चीज एक अच्छे प्रोडक्ट के रूप में उभर कर सामने आती है। ठीक है ना। तो ट्रांसपोर्ट भी इसका जो है एक अहम हिस्सा है कि ट्रांसपोर्ट का जो हमारा ज्यादा हुआ तो ऐसे इलाकों के अंदर जो है हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड है, ठीक है, तो ये भी जो है काफी सक्सेस हो पाता है। तो ऐसे में लगभग मान लीजिए कि पूरी तरह से जो इंटरनेशनल जो ट्रेड हमारा है तो पूरी तरह से सक्सेस इस तरह से चला हुआ है कि जो जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा हमारा है तो ऐसे इलाकों के अंदर लगभग मान लीजिए कि इंटरनेशनल ट्रेड की जो एक्सचेंजिंग है, इंपोर्ट करना उसको एक्सपोर्ट करना है, तो वहाँ पर हमारे को प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ऐसे में लगभग मान लीजिए कि ये हमारे ऐसे बेसिस हैं जो किसी भी इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देते हैं। ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूंगा यानी कि इम्पोर्टेंट एक्सेप्ट ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि आपके जो एक्सेप्ट हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ ट्रेड की। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड क्या होता है कि देखिए एक्चुअल में जितनी भी हमारी गुड्स हैं तो इनकी जो वॉल्यूम है लगभग मान लीजिए कि कितनी वैल्यू उस चीज की हुई है, कितना उसका हमने जो है प्राइस है, गुड्स एंड सर्विसेज की हमारी बात करते हैं तो ये सारी की सारी कंसीडर हमारी होती है जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड्स के अंदर। तो ये मान लीजिए कि पूरी तरह से जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड्स है तो ये वैल्यू ऑफ गुड्स को जो है आइडेंटिफाई करती है। ठीक है ना। इसके बाद जो आपका सेकंड पॉइंट है यहाँ पर वो है कंपोजिशन ऑफ ट्रेड्स। कंपोजिशन ऑफ ट्रेड्स में आपका मतलब मान लीजिए कि जितनी भी हमारी इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड जो गुड्स होती है, नेचर्स होते हैं, जो नेचर्स होती है गुड्स की, तो ये कैसी है लगभग मान लीजिए कि इनके अंदर किस तरह से चेंज आता है। तो ये भी हमारे जो चेंजिंग है लगभग मान लीजिए कि लास्ट सेंचुरी की मैं बात करता हूँ तो काफी सारे चेंजेस हमारे इसके अंदर आए हैं। वो कैसे आए हैं कि लगभग मान लीजिए कि जितनी भी हमारी जो ट्रेड्स और प्राइमरी प्रोडक्ट थे, ठीक है, इनको डोमिनेंट माना गया लास्ट सेंचुरी के अंदर, क्योंकि प्राइमरी जो प्रोडक्ट होते हैं ये सबके लिए नेसेसरी होते हैं और सबके लिए नेसेसरी होने में जो है ये चीजें हमारे लिए जो है सक्सेस हो पाती है। तो लगभग मान लीजिए कि जितना भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रहा है तो प्राइमरी गुड्स की डिमांड बढ़ी थी और प्राइमरी गुड्स जो है सबके लिए नेसेसरी होती थी। तो ये भी हमारा जो है कंपोजिशन ऑफ ट्रेड के रूप में सामने आता है। इसके बाद जो डायरेक्शन हमारी रही है, डायरेक्शन ऑफ द ट्रेड, तो ये भी लगभग मान लीजिए कि जैसे हम एक हिस्ट्री की बात करते हैं तो लगभग जितनी भी डेवलपिंग कंट्री है एट प्रेजेंट के अंदर जितनी भी वो चीज को एक्सपोर्ट करती है वैल्यूएबल गुड्स के रूप में, तो काफी जो है ना मतलब एक उसके अंदर फैक्ट आए हैं। और ये मान लीजिए कि क्योंकि देखिए जो आपकी यूरोपियन कंट्री से चीजें एक्सपोर्ट हुई है तो जो है ना 19th सेंचुरी के अंदर उन चीजों के अंदर भी लगभग मान लीजिए पूरी तरह से एक, जैसे फूड स्टफ की मैं बात करता हूँ, रॉ मटेरियल की बात करता हूँ, तो इस तरह से जितने भी यूरोपियन और यूएसए के अंदर ये चीजें हमारी जो है इमर्ज हुई है। तो मतलब कहने का मेरा ये है कि डायरेक्शन का मतलब ये है कि हमारा जो ट्रेड है वो किस कंट्री के साथ में मतलब उस चीज की एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग ज्यादा हो रही है, किस डायरेक्शन में हमारा जो ट्रेड है वो ज्यादातर रहता है। तो ऐसे में देखिए नॉर्थ अमेरिका या डेवलपिंग कंट्री के साथ में हमारे रिलेशन कैसे है, या जितनी भी अनडेवलप कंट्री है या मतलब जैसे साउथ अमेरिका की बात करता हूँ अफ्रीकन कंट्रीज के साथ में, या जो ऑस्ट्रेलिया है, तो ऐसे में लगभग यानी कि जहां पर ज्यादा और इंडिया का मोस्टली जो ट्रेड रहा है हमारा
वो यूरोपियन कंट्री के साथ में रहा। तो इसका मतलब जो हमारी डायरेक्शन ऑफ ट्रेड है वो यूरोपियन कंट्री के साथ में ज्यादा रही है। इसके बाद लास्ट पॉइंट आपका इसमें कहता है कि जो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड है, बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब है कि कितनी हमारी चीजें जो है एक्सपोर्ट हुई है, कितनी हमारी चीजें जो है इंपोर्ट हुई है, तो उसको एक बैलेंस के अंदर लेके आना। इट मीन्स क्या है कि अगर मान लीजिए कोई भी हमारे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, उसकी डिमांड जो है फॉरेन कंट्री के अंदर कितनी है, और फॉरेन कंट्री से जितनी भी चीजों को हमने इंपोर्ट किया है उसकी हमारे देश के अंदर डिमांड कितनी है, तो लगभग मान लीजिए कि हम ये देखते हैं कि बैलेंस कि कितनी चीजें हमारी एक्सपोर्ट हुई है, कितनी हमारी जो इंपोर्ट हुई है, तो उसके बीच में बैलेंस क्या रहा है, तो उस बैलेंस को देखते हुए जो है हम उस चीज की डिमांड को तय करते हैं। तो लगभग मान लीजिए कि पूरी तरह से हमारी जो कंट्री है, ठीक है ना, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड एक इकोनॉमी को आइडेंटिफाई करता है, शो करता है, और उसके पीछे रीजन ये रहता है कि जितनी भी हमने चीजों को सेलिंग किया है या जितनी भी चीजों को हमने बाइंग किया है, तो इनका एक बैलेंस को वो जो है क्रिएट करता है। तो आज का हमारा लेक्चर जो है इतना ही है कि व्हाट इज इंटरनेशनल ट्रेड बार्टर सिस्टम, जो आपका क्या होता है, ठीक है ना। हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की अगर हम बात करते हैं तो हिस्ट्री में देखिए आप अर्लियर स्टेजेस से किस तरह से जो है 12th और 14th सेंचुरी की बात करता है ये, फिर स्लेव ट्रेड की हमने बात की, और 19 और 18 सेंचुरी के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारी जो है इंक्रीज हुई है। तो इसके बाद जो आपके क्या क्या बेसिस होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के, तो उसमें जो है आपका कुछ फिजिकल फैक्टर थे जिसमें आपका जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, मिनरल रिसोर्सेज थी, क्लाइमेट थी, और कुछ आपके जो है पॉपुलेशन फैक्टर थे जिसमें आपका कल्चरल फैक्टर है, साइज ऑफ पॉपुलेशन है, स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट था, या जो एक्सटेंट आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट का था वो कितना है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी कैसी थी, और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट एक्सेप्ट थे कि वो आपके इंटरनेशनल ट्रेड के क्या है। तो ये भी आपका जो क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि इसमें आपके 3 फैक्टर होते हैं, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड आपका जो है, कंपोजिशन ऑफ ट्रेड है, डायरेक्शन ऑफ ट्रेड है, या फिर बैलेंस ऑफ ट्रेड है। तो ये आपके इम्पोर्टेंट एक्सेप्ट रहे हमारे इंटरनेशनल ट्रेड के, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई डाउट लग रहा है कोई, तो आप अपने डाउट्स को भी जो है क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बच्चा जो एब्सेंट आज है हिमांशी है, खुशबू, राहुल और रिंकू, 3 बच्चे एब्सेंट हैं। तो ज्योग्राफी से सर मैं बच्चा, हूँ। अच्छा अच्छा ज्योग्राफी में ओके 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 ठीक है, तो नाम लिखना चाहिए था ना बेटा। तो राहुल और रिंकू दोनों एब्सेंट है, बाकी सारे बच्चे प्रेजेंट हैं। तो आज का लेक्चर समाप्त करते हैं।